नमस्कार दोस्तों, मैं के मोहन आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल IAS विद हरि मोहन पर। आज हम डिस्कस करेंगे दोस्तों इंडिया की वो सभी पॉलिसीज जो चाइना की तरफ से आने वाली किसी भी इन्वेस्टमेंट को शक की नज़र से देख रही है। एक तरफ चाइना जो है अपने आप को एक्सपेंड करने लगा हुआ है, दूसरे देशों की जो एक तरीके से प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज हैं उन पर अपना कब्जा जमाने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ इंडिया जो है उनकी पॉलिसीज को बैन करता जा रहा है, उनको और सख्त करने की कोशिश कर रहा है। तो इसके पीछे क्या कारण है, आज हम वो कारण डिस्कस करेंगे। बहुत सारे लोगों के अनुसार अभी कुछ टाइम पहले भी इससे रिलेटेड अभी एक महीना पहले ही न्यूज आई थी कि चाइना के पीपल बैंक ऑफ चाइना जो है उसने इंडिया के HDFC यानी HDFC बैंक है जैसे कि आप जानते होंगे, तो HDFC का 1% शेयर खरीदा था, 1.01% शेयर खरीदा था। तो उस परिस्थिति पर भी इंडिया ने FDI को बैन किया। तब कुछ बच्चों का मेरे पास सवाल आया कि सर अगर बाहर से पैसा आ रहा है तो वो एक तरीके से फायदा है हमारे देश के लिए, तो इंडिया बैन क्यों कर रहा है? देखिए, ये फायदा तब होता है जब आपके देश के दूसरे देशों के साथ संबंध अच्छे चलते आ रहे हो और किसी भी प्रकार का कोई विवाद ना हो। लेकिन चाइना और इंडिया दोनों ही विश्व के सामने एक तरीके से उभरती हुई दो ऐसी कंपनीज हैं, दो देश हैं जो अपने आप को बढ़ाने के लिए पूरी तरह प्रयास कर रहे हैं। दूसरी तरफ चाइना जो है एग्रेसिवली दबाव देकर इंडिया को रोक रहा है, आगे बढ़ने में बंदिशें लगा रहा है। अगर चाइना इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करेगा भारी मात्रा में तो आगे इंडियन कंपनीज को अपने पक्ष के डिसीजन लेने में चाइना की भी सपोर्ट लेनी पड़ेगी। और चाइना की सपोर्ट का मतलब यह है कि जो काम इंडिया के फेवर में होगा उसके लिए चाइना किसी भी प्रकार से सपोर्ट नहीं करेगा। इस वजह से इन बातों को ध्यान में रखते हुए इंडिया जो है अपने प्लान्स को स्क्रूटनी पर डाल रहा है, चेकिंग पर डाल रहा है, ताकि ज्यादा से ज्यादा कड़े नियम बनाए जाएं ताकि कोई भी इस तरीके की हरकत ना हो इंडिया के अंदर। तो चलिए कैसे होगा वो हम जानते हैं। शुरुआत करते हैं दोस्तों। हमारा YouTube चैनल है IAS विद हरि मोहन। यदि आप ऐसी ही लेटेस्ट वीडियोस चाहते हैं करंट अफेयर से रिलेटेड जिसमें UPSC के एग्जाम की कंप्लीट डिटेल्स मिले ताकि आप एग्जाम को लिखने में आपको कोई दिक्कत ना आए, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इन चैनल्स को फॉलो कीजिए यदि किसी गाइडेंस को चाहते हैं। और यदि UPSC या फिर स्टेट PCS एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इन गिवन नंबर्स पर कांटेक्ट करके फर्दर डिटेल्स की आप जानकारी ले सकते हैं। हमारी शुरुआत के कुछ बच्चों के लिए, लगभग 500 बच्चों के लिए हमने फ्री चैनल चलाया है, जूम ऐप पर क्लासेस दे रहे हैं जिसके अंदर आप हमसे आईडी और पासवर्ड ले सकते हैं, घर बैठकर तैयारी कर सकते हैं। आईडी पासवर्ड आपको कॉल करके ही मिल पाएगा और आप इन क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं। इस ऐप के अंदर लगभग आपको काफी सारे टॉपिक्स की प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिलेगी। चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं न्यूज क्या है। न्यूज जानने से पहले दोस्तों इतिहास जान लीजिए इस न्यूज का, जो कि ज्यादा पुराना नहीं, 1 महीने पुराना ही है। दोस्तों अभी महीना पहले FDI ने HDFC के बैंक्स के बड़े स्टेक्स को खरीदने की कोशिश करी। ये एक तरीके से अपॉर्चुनिटी दिखाई दी गई चाइना को कि अगर पेंडेमिक की परिस्थिति में जहां पर पूरे वर्ल्ड के अंदर बड़ी बड़ी कंपनीज के शेयर्स बिल्कुल औंधे मुंह पड़े हैं, लगभग बुरे हालात में हैं, इस हालात में चाइना अगर इन्वेस्ट करके भारी मात्रा में शेयर खरीदता है तो इंडियन कंपनीज की ग्रोथ से इनडायरेक्टली चाइनीज कंपनीज प्रॉफिट कमाएंगी। इस बात से चाइना का प्रॉफिट शेयर बड़ा हो जाता और इंडियन लोगों को या इंडियन गवर्नमेंट को डिसीजन लेने में फिर उन्हीं के जो ऑफिशियल्स हैं उनकी परमिशन की आवश्यकता पड़ती। अभी आपको बता देते हैं कि लास्ट ही मंथ उन्होंने 1.1% स्टेक खरीदा था HDFC के अंदर, जो कि एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हालांकि अगर ये शेयर 5% से ज्यादा होता, 5% से ज्यादा होता तो HDFC को अपने सभी डिसीजंस के अंदर चाइनीज ऑफिशियल की परमिशन की आवश्यकता पड़नी शुरू हो जाती। लेकिन अभी ऐसा नहीं है और अभी जो है सिर्फ 1% है और इस 1% की परिस्थिति पर ही इंडिया ने तुरंत रोक लगाई,
रोक लगाकर डिसीजन लिया, और डिसीजन क्या लिया कि किसी भी प्रकार के कंट्रीज हैं, चाहे वो एफडीआई के अंदर आए या वो एफपीआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट से आए, चाइना की तरफ से, हांगकांग की तरफ से, या उन देशों से जो देश इंडिया के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, उन सभी को किसी भी प्रकार की इन्वेस्टमेंट करनी है इंडिया में तो उसके लिए परमिशन लेना कंपलसरी हो गया है। बाकी सभी देशों के लिए ये नियम नहीं है, और 2 महीने पहले तक ये नियम चाइना और बाकी देशों के लिए भी नहीं था। लेकिन जिस हिसाब से टेक ओवर करने की पॉलिसी चली, उस परिस्थिति पर भारत की एसएबी में, भारत की जो बेसिकली मॉनिटर करने वाली कंपनीज हैं, इन्होंने नोटिस किया, और नोटिस करने के बिहाफ पर यह डिसीजन निकाला गया कि ये टेक ओवर की पॉलिसी है जिसको आगे नहीं बढ़ने देना चाहिए। तो एक तरीके से आने वाला शॉर्ट टर्म का प्रॉफिट जो था एफडीआई का, वो लॉन्ग टर्म के लिए इंडिया के लिए लॉस बन जाता। इस चीज को ध्यान में रखते हुए रोक लगा दी गई। अब जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमी अफेयर है वो काम कर रहा है एफपीआई इश्यूज पर। एफपीआई इशू पर क्या हो गया कि अभी कुछ ही समय के अंदर एफपीआई दोस्तों शॉर्ट टर्म का इन्वेस्टमेंट होता है, सबसे पहली बात। एफडीआई जो होता है लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट, एफपीआई शॉर्ट टर्म का इन्वेस्टमेंट। तो एफपीआई के आधार पर बहुत सारी चाइनीज कंपनीज जो हैं इंडिया में इन्वेस्टमेंट के लिए अलग अलग रास्ते खोज रही है, और इंडिया में इन्वेस्टमेंट के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए, और एक तरीके से घर बैठे मुनाफा कमाने के लिए अलग अलग रास्ते ढूंढे जा रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाया जा सके। इसके लिए एफपीआई जो चाइना और हांगकांग से आएगी, सरकार ने बहुत सारे स्ट्रिंजेंट लॉज अप्लाई कर दिए, बहुत सारी नॉर्म्स अप्लाई कर दी हैं कि अगर आपको रजिस्ट्रेशन कराना है तो उसके लिए पहले परमिशन लेना पड़ेगा, जिसके लिए केवाईसी की नॉर्म्स को, नो योर कस्टमर, केवाईसी मींस नो योर कस्टमर की नॉर्म्स को और ज्यादा स्ट्रिंजेंट कर दिया है, जिसमें इजीली किसी को भी क्लियरेंस नहीं मिलेगा। प्लस कुछ ऐसी कंपनीज हैं जिनको डीलिस्ट कर दिया गया है, एंटिटीज हैं जिनको डिसीजन ले लिया गया कि भाई ये बेसिकली भरोसे के दायरे से बाहर है, तो इनको इनमें किसी भी प्रकार की रियायत मिलने के आसार नहीं है। अब एफपीआई के आगे फर्दर लॉसेस बताने से पहले डिफरेंस जानते हैं एफडीआई और एफपीआई का। सबसे पहली चीज ये आपका एफडीआई जो होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। अगर आपने इन्वेस्ट कर दिया तो कंपनी के लॉसेस के साथ आपको लॉस होगा, प्रॉफिट के साथ प्रॉफिट होगा। एफपीआई शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, ज्यादा लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं है। जैसे ही मुनाफा दिखे आप पैसा खींच लीजिए, आप घर बैठ के मुनाफा कर सकते हैं। तो एक तरीके से ये बहुत तगड़ी गेम हो सकती है। अगर आपको एक तरीके से शेयर मार्केट वाला सिस्टम हो सकता है कि मुनाफा मिला छोड़ दिया। इसके अंदर इन्वेस्टमेंट जो होती है वो फिजिकल एसेट्स में होती है, यानी कि बिल्डिंग इंफ्रा के अंदर हो सकती है। यहां पर सिर्फ फाइनेंशियल एसेट है, पैसा लगाया और मुनाफा निकाला। यहां पर कंपनी को रेज करने की कोशिश होती है, यहां पर सिर्फ अपने कैपिटल को रेज करना है। एफडीआई में पूरा इंफ्रा को उठाया जाता है, इसमें सिर्फ अपने पैसे को। यहां पर किसी भी प्रकार का ट्रांसफर, टेक्नोलॉजी, एक्सेस मार्केट, ये सभी चीजों को लीड करना पड़ता है। एफपीआई में ऐसा कुछ भी नहीं है। एफडीआई जो होता है वो प्राइमरी मार्केट के अंदर फ्लो करता है, जबकि ये सेकेंडरी मार्केट में, यानी कि एफडीआई प्रोडक्शन तक में ध्यान देता है, जबकि एफपीआई ऐसा कुछ भी नहीं करता। तो एक तरीके से एफपीआई की अगर सारी की सारी पॉलिसीज को जानते हैं तो इनका एक ही मतलब आता है, कैपिटल गेन। इनका एम्प्लॉयमेंट, लेबर, वेजेस से कोई मतलब नहीं होता। इनका इंटरेस्ट ऑफ मैनेजमेंट जीरो होता है, इनको सिर्फ पैसा दिखाई देता है। तो इस प्रकार से ये एफपीआई जो है शॉर्ट टर्म की जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है, शॉर्ट टर्म की होने की वजह से सरकार की नजरों में आ रहे हैं जो चाइनीज इन्वेस्टर्स हैं। अब गवर्नमेंट जो है इस समय मार्केट जो है चाइनीज की, वो इन्वेस्टमेंट के लिए बेनिफिशियल सेक्शन देख रही है और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना चाहती है। तो इस पर जो एसएबी है उसने कड़ी नजर रखी हुई है, और इस समय जो चाइनीज फंड्स हैं वो वेट एंड वॉच की पॉलिसी में है कि जैसे ही मुनाफा आने के आसार होंगे उसी आधार पर कंपनीज में पैसा लगाया जाएगा और प्रॉफिट निकलते ही से बेच दिया जाएगा। कोई टेंशन नहीं होगी, चाहे कंपनी डूबे या उठे। तो इसी को कंसीडर किया गया हॉट मनी इन्वेस्टमेंट। इसको आप इजियर
इस्तेमाल कर सकते हैं, इजी टू यूज है, और एग्जिट यानी कि इस्तेमाल किया, लिक्विडिटी ज्यादा बढ़ाई और जैसे ही मुनाफा हुआ अपना बेनिफिट लिया और निकल गए। इसी पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए ऑलरेडी अमेरिका ने काफी सारी चाइनीज कंपनीज को ऑलरेडी बैन कर दिया है अपने इस शेयर मार्केट के सेक्शन से, स्टेक होल्डर्स से, जिसके अंदर बकायदा ये न्यूज आई थी दोस्तों 21 मई को 2020 को, जिसके अंदर क्लियर लिखा गया कि सीनेट ने एक बिल पास किया है कि चाइनीज कंपनीज को डीलिस्ट किया गया। डीलिस्ट का मतलब सीधा ही बैन कर दिया गया। इसमें क्लियर सा सेक्शन बोला गया कि फॉरेन गवर्नमेंट के जो स्पेशली चाइना से जो इन्वेस्टमेंट है उनको रोका जाए। ये एक तरीके से फियर है। फियर क्या है कि आने वाले समय के अंदर ये इतना ज्यादा स्टॉक कर देंगे जो अमेरिका या इंडिया के अंदर कि जब लगेगा तो ये आर्थिक प्रतिबंध लगाने की कोशिश करेंगे, ओवर दबाव देने की कोशिश करेंगे गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट को जब दबाव दिया जाएगा तो ऑटोमेटिकली प्रॉब्लम्स क्रिएट की जा सकती हैं। तो अब आ जाता है पॉइंट नेक्स्ट कि एफपीआई फ्रॉम चाइना एंड हांगकांग, ये मैं आपको बता चुका हूं कि जो लिस्टेड एंटिटीज है उसके अंदर केवाईसी की पॉलिसी की नॉर्म्स को काफी स्ट्रांग कर दिया गया। अब आसान नहीं होगा चाइना के लिए। अब इसमें एक प्रॉब्लम फिर से ये आ जाती है कि अब इसके अंदर मुनाफा जो बेनिफिट होगा एफपीआई का, ये तो शॉर्ट टर्म के लिए होगा, लेकिन भारत के जो लॉन्ग टर्म गोल है वो लॉन्ग टर्म गोल है अपने देश के आत्मनिर्भर भारत को उठाने के। जैसे कि अभी कुछ टाइम पहले एक न्यूज आई थी दोस्तों, इंडिया में पीपीई किट जो थी वो सारी की सारी चाइना से आती थी, लेकिन लॉकडाउन की परिस्थिति में चाइना से सारी की सारी पीपीई किट जो है मना कर दी गई, पूरे विदेशों में भेजने से क्लियर मना हो गई। तो इस परिस्थिति में भारत ने आत्मनिर्भर भारत के आधार पर रोज की 3 लाख पीपीई किट बनानी शुरू कर दी, और शुरू ही नहीं की बल्कि उसको एक्सपोर्ट पर्पस के लिए भी यूज किया गया। ऐसे ही मेडिसिन के लिए भारत ने अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया, और जैसे जैसे भारत अपने आप को बढ़ाना चाहता है और अपने आप को बेसिकली अपने आप को बढ़ाकर बड़ा करना चाहता है मैन्युफैक्चरिंग मार्केट के अंदर, तो उसके लिए ये उठाए गए कदम काफी बेनिफिशियल होंगे आने वाले टाइम के लिए। तो ये बेनिफिट रहेगा भारत की बाकी सारी कंपनीज के लिए, जिसके अंदर पूल इन्वेस्टमेंट भारत को अलग अलग देशों से मिल सकता है। अब जैसे यूएस हो गया, जापान हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, और भी बहुत सारी कंपनीज हो गई जो चाइना में अपना ऑलरेडी काम चला रहे थे। तो जब चाइना में अपना काम चला रहे थे तो उस परिस्थिति में भारत ने एक वर्ल्ड फैक्ट्री बनने का सपना देखा कि एक तरफ चाइना के अंदर विदेशों की जो कंपनीज है वो छोड़कर जाना चाहती हैं, तो भारत ने अपने आप को वर्ल्ड फैक्ट्री बनाने का जो सपना देखा है, जिसके अंदर सभी देशों को वो सारी सहूलियत प्रदान करना है, सभी देशों को वो सहूलियत प्रदान करना है जो कि एक फैक्ट्री को सक्सेसफुल चलाने में सहायता प्रदान करती है। उसके लिए भारत ने अपने देश अपनी नियमों के अंदर बहुत सारे बदलाव लाए ताकि जितनी भी कंपनीज भारत चाइना से छोड़ रही हैं उनको इंडिया में काम करने का मौका मिले, आसानी से उन्हें सुविधाएं प्राप्त हो। अब उसी चीज को ध्यान में रखते हुए कुछ मेजर पॉइंट्स क्लियर किए गए। सबसे पहला बेनिफिट ये हो सकता है कि जितनी भी कंपनीज चाइना को छोड़कर इंडिया में आएंगी तो सबसे पहला उनका जो एक्सपेंस इकोनॉमिक सेक्शन है वो कम पड़ेगा, क्योंकि इंडिया में एक लेबर की बात की जाए यानी कि वर्कर या जितने भी काम करने वाले फैक्ट्री के मजदूर हैं उनकी बात की जाए तो वो चाइनीज लेबर के कंपैरिजन में इंडियन लेबर की जो सैलरी है बहुत कम है। यानी कि इंडिया में आपको आराम से 15,000 रुपए में आपके पास महीने में काम करने वाली लेबर आराम से मिल जाएगी। और 15,000 तो मैं दोस्तों बहुत ज्यादा बता रहा हूं, यहां पर 7,000 से शुरुआत हो जाती है कंपनीज की लेबर की, यानी 7,000 से 15,000 के बीच में बहुत अच्छी लेबर मिल सकती है, जबकि चाइना में ये 3 गुना है। यानी कि शुरुआती लेबर चाइना में 21,000 रुपए कंट्री युआन है, हालांकि वहां की करेंसी, लेकिन इंडिया करेंसी के अनुसार 21,000 रुपए की सैलरी पर है। यानी कि यहां पर वो बहुत बेनिफिट बना सकते हैं इंडिया के अंदर यदि अपने इंफ्रा को स्टार्ट करते हैं। दूसरी चीज यह है कि इंडियन गवर्नमेंट ने उनको वैसे भी लग्जमबर्ग कंट्री से बड़ा दुगना स्पेस स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर प्रोवाइड करने का प्रॉमिस किया है, बल्कि जगह की मैपिंग भी दिखा दी है
कि यदि वो कंपनीज इंडिया में काम शुरू करती हैं तो उन्हें लग्जमबर्ग जितना बड़ा स्पेस स्पेशल इकोनॉमिक जोन के आधार पर, स्पेशल इकोनॉमिक जोन मतलब इलेक्ट्रिसिटी, वाटर और ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी जहां पर अच्छी है वहां पर उन्हें स्पेस प्रोवाइड किया। तो एक तरीके से यह भी स्टेप है ताकि भारत खुद को आत्मनिर्भर बनाए और खुद को आगे बढ़ाने का प्रयास करे। तीसरा प्रॉब्लम क्या था इंडिया के अंदर कि किसी टाइम पीरियड में विदेशी कंपनियां यहां पर आती थी और यहां के टैक्सेशन के जंजाल में फंस जाती थी, और टैक्सेशन का जो जंजाल था वो टैक्स का, इनकम टैक्स या बाकी टैक्सेस में लाने का, वो लगभग 40% तक पहुंच जाता था। अब 40% तक पहुंच जाता था, जिसमें प्रॉब्लम क्या आती थी कि जो भारत में कंपनियां थी वो छोड़ छोड़कर जा रही थी, जिसके लिए भारत ने सारे टैक्सेस को मिलाकर एक जीएसटी बना दिया और इस समय बाहर की या जितनी भी कंपनीज है उनके लिए जीएसटी रख दिया, एक ही सेक्शन, वो भी क्या, 15%। इसके बाद भारत ने क्या किया कि जो लगभग 200 से ज्यादा लेबर लॉज थे जिसके अंदर सभी प्रकार की सुविधाएं प्रदान करना था लेबर्स को, उन लेबर लॉज के आगे डरते हुए भी विदेशी कंपनियां इंडिया में नहीं आ रही थी। इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, इंडियन गवर्नमेंट में बेसिकली यूपी सेक्शन में और भी कई सेक्शंस के अंदर लेबर लॉज को सस्पेंड कर दिया। क्लियर सस्पेंड है कि भाई आपको सिर्फ 3 लॉज मिलेंगे, बाकी चीजें नहीं मिलेंगी। इसके लिए हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं, आप उसको देख सकते हैं हमारे चैनल के अंदर। इसके बाद बहुत सारे सेवरल बिजनेस के लिए फ्रेंडली पॉलिसीज बनाई जा रही हैं। फ्रेंडली पॉलिसीज का मतलब होता है कि एक बार अगर वो कंपनीज इंडिया में आती हैं तो दोस्तों आप समझ सकते हैं एम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमी दोनों को ही बहुत भारी मात्रा में मुनाफा होगा। तो ये वर्ल्ड फैक्ट्री बनाने के लिए, आत्मनिर्भर बनने के लिए अगर हम एफपीआई को अभी ब्लॉक करते हैं तो ऑटोमेटिकली भारत के लोग खुद को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट्स को अपने ही देश में बनाने की कोशिश करेंगे। इसी बात को ध्यान में रखते हुए बीचे गवर्नमेंट ने 48,000 करोड़ रुपए का इंसेंटिव की घोषणा करी थी बूस्ट करने के लिए अपने देश में इलेक्ट्रॉनिक्स को। इलेक्ट्रॉनिक्स आप समझ सकते हैं कि बिजली के जितने भी प्रोडक्शन है उनकी मास प्रोडक्शन के लिए जो सरकार ने काफी सारे नियम बनाए थे कि भाई अगर हमारे देश में अगर कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर होता है तो सरकार उसको लोन देगी, सपोर्ट करेगी जगह से, और भी बहुत सारी चीजों के आधार पर आगे तैयार करने की कोशिश करेगी ताकि देश में 2025 तक के अंदर हमारे ही देश के अंदर 1 लाख करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट की जाए और देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाया जा सके। अब कॉमन सी बात ये देखिए, हमारे को अपने देश के अंदर हर चीज के लिए चाइना पर डिपेंड होना पड़ता है। अगर सोचो वही चीजें इंडिया में बनने लग जाए वर्ल्ड फैक्ट्री के आधार पर, आत्मनिर्भर भारत के आधार पर, तो देश की तरक्की का स्पीड बहुत तेज हो जाएगा। तो अब आ जाता है हर्डल्स की बात करते हैं। तो हर्डल्स की बात करने से पहले यहां पर एक चीज जान लीजिए, चाइना जो है इस समय संसार का सबसे बड़ा सेक्शन है, वर्ल्ड फैक्ट्री के रूप में सबसे ज्यादा है, जिसमें 28.4% सेक्शन जो है चाइना में मैन्युफैक्चर होता है, यानी सबसे ज्यादा। और भारत में 2018 के रिकॉर्ड के अनुसार मात्र 3% होता है। अगर हम 2020 की बात करें तो अभी वो रिकॉर्ड आया नहीं है तो हम आपको वो नहीं बता सकते, अंदाजा बताएं तो 1-8% वो बढ़ सकता है। लेकिन अब बात की जाए इंडिया की, तो अब जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स हो गया, जापान हो गया, जापान के बाद और भी कुछ कंपनीज हो गई जैसे साउथ कोरिया हो गई, ये जिस हिसाब से चाइना के साथ बिगड़ते रिलेशंस की वजह से वहां पर अपनी कंपनीज को हटा रहे हैं, तो इनके पास ऑप्शन में सिर्फ 2-3 ही कंट्री रह जाते हैं। पहला इंडिया रह जाता है, वियतनाम रह जाता है, वियतनाम के बाद ताइवान हो जाता है, इंडोनेशिया हो जाता है। तो इस तरीके के कंट्रीज ही रह जाते हैं। जबकि रिसोर्सेज की बात की जाए तो इन सभी में स्ट्रांगनेस जो है, स्ट्रेंथ जो है, इंडिया के पास ही मिल सकता है। तो जब इंडिया के पास ये स्ट्रेंथ मिल पाएगा और इंडिया जो है अपोज कर पाएगा स्ट्रांगली चाइना का बहुत सारी पॉलिसीज में, तो यहां पर आसार ज्यादा है कि वर्ल्ड फैक्ट्री के रूप में इंडिया को सपोर्ट मिल सकता है। लेकिन अब बात आ जाती है कंपटीशन की, चैलेंजेस की। तो सबसे पहला चैलेंज इंडिया के सामने ये है कि हर देश इंडिया में जल्दी से नहीं आना चाहता, क्योंकि जिन कंपनीज का रूट जो है चाइना में ही रह जाएगा, जिन कंपनीज को खाली करने के बाद चाइना में ही रूट रह जाएगा, वो प्रॉपरली सारे सेक्शन नहीं निकाल सकते, तो इंडिया के टाइम पीरियड में तो वो बैन कर देगा
चाइना सारी की सारी चीजों को अब चाइना बैन कर देगा इंडिया के लिए, तो ऑटोमेटिकली वियतनाम और इंडोनेशिया में चाइना किसी भी प्रकार की ऐसी कोई पॉलिसी नहीं लगाएगा। अब आ जाती है वर्क और लेबर की। वर्क और लेबर की बात करें तो सारे के सारे कंट्री में इस बात के लिए लेबर मिल सकती है जिस हिसाब से डिमांड है, लेकिन उन लेबर की पहले ट्रेनिंग करना पूरी तरीके से रिक्वायर्ड होगा, क्योंकि हमारे इंडिया के अंदर साक्षरता दर बहुत कम है। साक्षरता दर कम है तो जाहिर सी बात है लेबर तो मिलेगी, लेकिन वो लेबर मिलेगी जिसको आप ऑन द स्पॉट एकदम से लगाकर ट्राइड एंड टेस्टेड वाला हिसाब नहीं होगा। उनको टाइम लग जाएगा प्रिपेयर होने में और अपने आप को प्रेजेंट करने के अंदर। तीसरी पॉलिसी है कि हमारे देश में डेमोक्रेसी है, और डेमोक्रेसी भी फेडरल है, जहां पर स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, करंट लिस्ट यानी बहुत सारे प्रावधान हैं। तो हर पॉलिसी के आधार पर नियमों को बनाने में और कंपनीज को अपने देश में एंटर कराने में अलग अलग राज्यों के अंदर थोड़ी सी डिफिकल्टी आएगी, क्योंकि हर कंपनी, हर राज्य किसी ना किसी बात को लेकर, पॉइंट को लेकर अपोज करने की तैयारी में रहता है। अब आ जाता है स्पीड टेकिंग डिसीजन। ये फेडरल डेमोक्रेसी का हिस्सा हो जाएगा, क्योंकि नियम बनाने में बहुत ज्यादा समय लग जाता है। हाँ, रिसोर्सेज की बात करें तो रिसोर्सेज जो है वो इंडिया के अंदर कई राज्यों के अंदर तो बहुत भारी मात्रा के अंदर है, लेकिन कई राज्यों में अच्छा सेक्शन नहीं है। अच्छा सेक्शन क्यों नहीं है भाई? अब जैसे कि जहां पर स्पेशल इकोनॉमिक जोन है वहां पर आपको रिसोर्सेज नहीं मिलेंगे, और जहां रिसोर्सेज मिल रहे हैं वहां आपको स्पेशल इकोनॉमिक जोन के लिए लैंड नहीं मिल रहा है, और बाकी राज्यों के इंपोजिंग टैक्स पॉलिसीज जो है वो ज्यादा तंग करने वाली है। और लास्ट में आता है वेजेस की बात। वेजेस की बात की जाए तो वेजेस के आधार पर एक सिंपल सी चीज है कि जो लेबर मिलेगी आपको, वो लेबर मिलेगी, तो लेबर के आधार पर आप पॉलिसी तो डिसाइड कर लेंगे, लेकिन हर एक राज्य के अंदर अलग अलग राज्यों से डिमांड करवाई जाएगी लेबर्स की, और लेबर अगर आएगी तो उनके वेजेस जो होंगे उसी के अकॉर्डिंग डिसीजन लिए जाएंगे। नॉर्मली हर जगह पर ये पॉलिसी नहीं हो सकती कि आप इतनी सैलरी पर इतना काम कराएं, क्योंकि महंगाई दर जिस हिसाब से बढ़ती जा रही है, तो आने वाले टाइम पीरियड में अभी आपको 7,000 से 15,000 के बीच में लेबर मिल सकती है, लेकिन आने वाले टाइम पीरियड में ये पॉलिसी शायद बढ़ सकती है, तो ये भी एक तरीके से प्रॉब्लम का पार्ट रह सकता है। तो दोस्तों, इन सभी चीजों को ओवरऑल कैलकुलेट करने के बाद भारत के द्वारा जो एफपीआई के ऊपर जो लगाए गए कंट्रोल्स हैं, जो चाइना और हांगकांग के हैं, वो आने वाले टाइम में क्या रिजल्ट देंगे उनका तो अभी हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन अभी हाल ही में जिस हिसाब से भारत खुद को स्ट्रॉन्ग करना चाहता है, तो उस परिस्थिति के अंदर ये उठाए गए कदम एकदम परफेक्ट कहलाएंगे। तो इसी पॉइंट नोट पर हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो समझ में आ रही होगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।